अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन कोल्ड एंड वार्म रीजन सेशन 2023-24 इसका जो क्लास 8 का जो पेपर है इसका सब्जेक्टिव पार्ट अभी हम करेंगे क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हमारे पास इसका आ गया जी सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें कह रहे हैं अटेम्प्ट 7 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल पार्ट्स के इक्वल मार्क्स। तो 7 पार्ट्स हैं तो हम देखेंगे 7 या 8 जितने भी हम उसको सारों को कर देंगे क्योंकि सारे आपके जो पार्ट हैं वो आ जाएंगे। तो अभी देखें इसमें कह रहा है कि उसने हमें दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर गिवन दे दिए। एक का नाम है जी ABC है और दूसरी क्या है जी BCD है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दो एक जो ये वाली है नंबर 1 है और ये नंबर 2 हम इसको देते हैं। इसमें देखें इसने दो हमें दे दिए, एक हाइपोटेन्यूज है और एक क्या है इसका बेस है। देखिए ये हमें कैसे पता चले हाइपोटेन्यूज है, लाजिम बात है भाई ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो जब तक हम इस ट्राइंगल को BCD को नहीं फाइंड कर सकते तब तक हम ये नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर ABC की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ बेस है, ना तो इसका परपेंडिकुलर है ना हाइपोटेन्यूज है। लेकिन जब इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ये वाली साइड जो है ना ये आ जाएगी, ये वाली साइड आएगी जो कि ट्राइंगल 1 की BC परपेंडिकुलर है। जबकि अगर हम ABC को देखें तो उसमें जो BC है वो हाइपोटेन्यूज है, क्यों कि इस ट्राइंगल का राइट एंगल जो है तो इसके सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इन दोनों को देखें मैंने ये देख सकते हैं कि दोनों को मैंने अलग अलग बना लिया, जिसमें इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों में क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो अब मैंने पहले बताया कि मैं BCD को सॉल्व करने लगा हूँ, जिसमें C एंगल क्या है 90 के इक्वल है बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये देखें हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है 19 है तो 19 पुट कर दिया, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो P स्क्वायर ऐसी, और बेस मेरे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसी, 13 का स्क्वायर 169। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तब देखें ये आ जाएगा 192, जो कि परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है BC है तो देखें BC का स्क्वायर आ गया। तो जब इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो BC मेरे पास 13.856, जैसे मैं 13.9 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्योंकि ये वाली साइड आ गई है जो कि BC की ही इनफैक्ट होगा 13.69। अब मैंने ट्राइंगल लेनी है ये ABC। तो अगेन मैंने बता दिया कि इन ट्राइंगल ABC जिसमें मेरे पास एंगल A जो है वो 90 डिग्री के है, अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम में करूंगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है जी BC है, तो देखो BC का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज था उसका स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है 192 ही आ रहा है। BC असल में मेरे पास ये BC है। तो अब ये देखें ये BC जो है ये देखें ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो इधर मैंने डायरेक्ट इसका क्या ले लिया 192 का स्क्वायर ले लिया, जो कि इधर जो 13.9 है उसका स्क्वायर जो है लिया तो 192। आप चाहें तो 13.9 का स्क्वायर लोगे तब भी यही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो क्योंकि ये इसी की ही वैल्यू है 192। और परपेंडिकुलर आपके पास x है जबकि बेस आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ये इधर आके देखो माइनस होगा तो 167, टेकिंग जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो x इक्वल टू 12.9 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स ऑल। अभी इसी तरह इसकी पार्ट बी की तरफ देखें तो कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR 11 सेंटीमीटर है, QR 60 सेंटीमीटर एंड PR 63 सेंटीमीटर, शो दैट ट्राइंगल PQR इज नॉट राइट ट्राइंगल। मतलब ये है कि उसने हमें एक ट्राइंगल की 1 2 तीनों साइड्स दे दी। अब कह रहा है कि आप हमें ये बताएं कि ये जो है ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो राइट ट्राइंगल में ये होता है कि अगर ये 3 साइड हैं इसकी, तो ये इन पे अगर पाइथागोरियन थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल जो है ये नहीं होंगी साइड राइट ट्राइंगल की, और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ये राइट ट्राइंगल ही होगी। तो इसको अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जो हाईएस्ट सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर लेते हैं जो कि 63 है, और दो छोटी साइड का जो मर्जी पहले लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी साइड का आपने स्क्वायर लिया और दो जो छोटी साइड थी उनका स्क्वायर लेके ऐड किया, तो 396 इज नॉट इक्वल टू 327। हेंस पाइथागोरियन थ्योरम डू नॉट सेटिस्फाई, सो ट्राइंगल PQR इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। तो ये बस हो गया हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 की, तो कह रहे हैं इन फिगर इसकी बात कर रहा है, कह रहे O जो है वो क्या है हमारे पास, सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस उसका 13 है, जबकि एंगल जो है ये क्या है हमारे पास 150 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो XB जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, असल में यहाँ से लेकर ना A से B तक इसकी लेंथ कितनी हमने फाइंड करनी है, और A से Y तक यानी A से B तक, यानी A से B तक X है, और इधर से यूं अगर घुमाए ऐसे तो A से B तक Y है। तो X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ का फार्मूला थीटा ओवर 362 पाई आर। आप इधर X भी डिग्री भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना कि कहीं मैं थीटा लिख दूँ कहीं X लिख दूँ, तो आप परेशान नहीं होना। लेंथ ऑफ माइनर आर्क
जो है ए एक्स बी है, ये देख सकते हैं माइनर आर्क ए एक्स बी है, ये वाली लेंथ। तो थीटा क्या है 150 उसने दे दिया, 362 ऐसी पाई की वैल्यू 3.14 होती है और आर की वैल्यू उसने हमें खुद दे दिया, दैट इज द रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 13 है। अब 150 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 13 से, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12,246। इसको डिवाइड किया 360 से 34.0166, जिससे आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 34.02 लिखते हैं, क्योंकि इस 1 के बाद क्या है 6 है जो कि बड़ा नंबर है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाला इंक्रीज हो जाता है। तो माइनर आर्क आ गई। अब बारी है मेजर आर्क की। तो मेजर आर्क में अगेन हमें अच्छा, मेजर आर्क के लिए हमारे पास यहाँ थीटा होना जरूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा। तो ये टोटल जो थीटा होता है, यूं कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है, यानी यहाँ से पूरा एंगल 360 होगा। अब उस 360 में से ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट वो निकालेंगे तो 210, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 है और ये 150 है, 210 और 150 360 होता है। तो अब अगेन फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, अच्छा इसमें ना दूसरा हमने क्या फाइंड करना था जी, पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क। देखिए पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क का जो फार्मूला होता है 2πr प्लस 2r। तो ये देखिए 210, ये पेरीमीटर का फार्मूला है, 210 360 2 पाई आर प्लस 2 और ये वाला आर इसी तरह। अब देखें, अब आपने क्या करना है, 210 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 3.14 करना है और फिर इसको क्या मल्टीप्लाई करना है 13 से, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वैल्यू थोड़ी सी मुझे चेक करनी पड़ेगी, इनकम्प्लीट रह गया था। ये देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, 210 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 से, और 3.14 को फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है किससे 13 से। जो आंसर आएगा ना उसको ये अभी ऐड नहीं करना, इक्वल जो आ गया उसको आपने डिवाइड करना है किससे 360 से। अब आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 360। जब आप डिवाइड बाय 360 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी, ये वैल्यू मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ये मेरे पास आ गई है 47.623 आ रहा है, 62 लिख लें। अब इसी वैल्यू में आपने क्या कर देना है, ये 26 को आपने ऐड भी कर देना है। ठीक है, 26 ऐड करें, जब इसमें 26 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 73.62। ये तो पेरीमीटर जो है आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 73.62। ये पेरीमीटर ऑफ मीटर है या सेंटीमीटर, जो भी साथ यूनिट है वो लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर, चलो हम सेंटीमीटर लगा देते हैं, ये cm है। ठीक है जी, 62 है। ठीक है जी, 62 है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क आ गया। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है ना, द सेक्टर बिलो हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंट्रल एंगल 115। कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये चीज, इस पूरे का जो एरिया है ना वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है जी, एरिया है, जबकि जो एंगल है वो कितना है 115 है। कैलकुलेट द लेंथ आर के, इस आर की लेंथ फाइंड करो, और जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखा है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने लिखने हैं। सही है, तो अब आपने ये देखें फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, उसने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला नहीं है बल्कि एरिया ऑफ सेक्टर उसने हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। इसको मैंने जो एंगल है वो x डिग्री कह दें या थीटा कह दें, वो 115 है और r फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का देखें हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। तो ये फार्मूला आ गया जी, थीटा दैट इज 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह देखो एरिया ऑफ सेक्टर 20 है, 20 लिख देना है, और इसकी जगह 115 है वो लिख दो, 360 ऐसे, पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर। अब आपने करना ये है कि 115 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और 360 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.003 आर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है कि आप 1.00 भी लिख सकते हैं। तो ये इधर जो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास r इज इक्वल टू 4.728 है, जिसे हम 4.7 लिख सकते हैं। और देखिए पॉइंट के बाद देखिए ना कह रहा क्या 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये 2 डेसिमल प्लेस यानी कि डीपी लिख लें। ठीक है, डेसिमल प्लेस पे तो आप देख सकते हैं 2 मतलब पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट लिखाने थे। तो देखिए मैंने थर्ड डिजिट देखा, थर्ड डिजिट क्या है 2 है, जो कि 5 से छोटा है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा 7 ही रहेगा। तो और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आपने इसके साथ लिख देना है जी सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है ये पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास है 5 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। यानी एक पिरामिड ऐसा है जिसका जो बेस है ना नीचे क्या है स्क्वायर है, यानी उसके नीचे जो बॉटम में है वो क्या है स्क्वायर है, विद द लेंथ विद द साइड लेंथ ऑफ द बेस इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर। मतलब ये को जो बेस है वो इनफैक्ट हमारे पास क्या है जी स्क्वायर है। तो उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है,
किधर गया जी, 12.3 सेंटीमीटर है। हाइट जो है पिरामिड की वो 18.2 है। अच्छा, इसमें ना हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपल देखें, लेंथ ऑफ स्केयर 12.3 का मतलब है कि इस तरह का एक स्केयर है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। 12.3 ये है, 12.3 ये है, 12.3 ये है, और ये वाली साइड भी 12.3 है। तो लेंथ उसने हमें दे दी। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 12.3, तो 12.3 को 12.3 से आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 151.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बेस एरिया या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर आप इसे लिखेंगे। अब आपने लगा देना फार्मूला v इज इक्वल टू, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना था ना, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए v हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1/3। इसी तरह बेस एरिया हमने अभी फाइंड किया है, बेस एरिया दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि का जो पिरामिड है उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, तो 151.29 आपने लिख दिया। और हाइट क्या है 18.2 है। ये देखें हाइट 18.2 उसने हमें खुद दे दी है। ये देखें हाइट ऑफ पिरामिड जो है 18.2 है, तो ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है 151 को क्या मल्टीप्लाई करना है जी 151.29 को 18.2 से, और उसके बाद 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 917.826, जिसे आप लिख सकते हैं 917.83, क्योंकि इसके बाद का डिजिट जो क्या है 6 है, तो इसलिए आप इसको क्या कर दोगे 3 कर दोगे, तो ये आपके पास 5 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको भी हम टिक करते हैं। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है जी 6, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी क्या कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, जबकि उसका सर्कमफेरेंस क्या है 132 है। अच्छा, ये जो है ये है ना, ये 25 जो है ये स्लांट हाइट कहते हैं इसे एल, ये एल की वैल्यू से। तो ये देखिए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है जी 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफेरेंस उसने हमें कितना दे दिया जी 132 दे दिया। तो अब हमने क्या करना है कि जी ये जो 132 है 2 पाई उसके नीचे आके डिवाइड होगा, ठीक है, 2 पाई इसके नीचे आके डिवाइड होगा। तो ये देख सकते हैं कि आर इधर रह जाएगा, ये जब 2 इधर आया तो 2 ही हुआ, लेकिन पाई की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट करी 3.142। अब हमने क्या किया कि 132 इसी तरह, और इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर 4 भी लिख सकते हैं या इतना लिख दें तब भी ठीक है, 6.28 हो गया, यानी 2 जब 3.14 से मल्टीप्लाई हुआ है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 21.019 आ गया, जिसे आप 21.02 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 9 है तो इसलिए ये वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास रेडियस आ गया। जबकि स्लांट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो 25 है। तो अगेन टोटल सरफेस टी से टोटल एस से सरफेस ए से एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल है। पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो अपने पाई आर कॉमन ले लेना है। देखिए पाई पाई ये वाला यहाँ से पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर का मतलब है आर 2 थे, एक आर इधर है, एक आर यहाँ रह गया, फिर प्लस देखिए पाई और आर दोनों बाहर चले गए, सिर्फ एल बच गया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसी इसमें भी पुट वैल्यू काट सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। और अगर इस तरह वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 21.0, ये ब्रैकेट एज इट इज, आर की जगह 21.02 प्लस एस सी, और एल की जगह दैट इज द स्लांट हाइट उसने दे दी है, ये स्लांट हाइट 25 हो। अब देखो जी इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ये हो गया, और इन दोनों को ऐड किया ये चीज़ आ गई। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करने से आपके पास 36.0038 है, जिसे आप 36 भी लिख सकते हैं। और इवन कि आप इसको 21.02 की जगह 21 भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी माइनर जो है चीज़ें नहीं नोट होती, जस्ट आपका मेथड देखा जाता है, कैलकुलेशन देखी जाती हैं, तो हो जाता है काम। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन उसने दे दिया ना, ये क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 10C है उसका क्वेश्चन जो है ना 1 और 2 बिल्कुल सेम उसी मेथड से जिस तरह समझाए हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन ड्राइव किया गया है, थोड़ा सा अल्टर किया गया, चेंज किया गया है, लेकिन मेथड वही यूज़ होगा। जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या जी MOP और LOQ ये असल में स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को कट करती हैं। याद रखिएगा जब भी स्ट्रेट लाइन कट करती हैं तो उनके सामने जो एंगल होते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दे आर वर्टिकल एंगल, ठीक है जी। दूसरा कह रहा है कि जो एंगल है ना L, यहाँ पे कह रहा है कि जो 80 डिग्री है, जबकि LM जो है ना वेयर इज LM क्या है 4 सेंटीमीटर है। और हमने क्या साबित करना है, हमने ये करना है कि प्रूव जो ट्राइंगल LOM है इज कंकरेंट टू ट्राइंगल QOP के QOP ये वाली जो ट्राइंगल है, जस्ट सपोज इसको हम 1 कह देते हैं, तो वो कह रहा है कि इक्वल होगी किसके LOM, यानी इसको आप 2 कह दो, इसको 1 या इसको 2 कह दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक तो आपने ये साबित करना, दूसरा हमने फाइंड करना लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ कि जो PQ है वो कितनी है। तो असल में जब हम इनको कंकरेंट साबित कर देंगे तो फिर लाजमी बात है LM अगर 4 है तो PQ भी 4 ही होगा, लेकिन हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल इक्वल है, तभी तो हम PQ को 4 कह सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं कह सकते। तो चलें यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा ये इसी तरह की जो लाइन थी वो मैंने बना दी, जो शेप फिगर। अब देखो LOM ट्राइंगल QOP सॉरी एंगल LOM एंगल LOM, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ कि ये एंगल जो है किसकी इक्वल है, एंगल
ओ पी इस एंगल के, और क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये तो रूल है कि स्ट्रेट लाइन जब कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पहली चीज हमारे सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2, एल एम जो है एल से एम और पी से क्यू ये तो इक्वल है, ये तो उसने हमें खुद बताया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखें एक एंगल और एक साइड इक्वल होगी। अब एक चीज और प्रूव करनी, एंगल एल एम ओ, एल एम जो ओ है वो इक्वल होगा किसके, एंगल पी क्यू एल, पी क्यू एल की इक्वल होगा। ठीक है जी, पी क्यू एल। और ये क्यों होगा, क्योंकि इन्हें कहते हैं जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं कि जो एंगल हमारे पास एम पे बन रहा है और जो एंगल क्यू पे बन रहा है ना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। इनफैक्ट हमारे पास ना यूँ आप कह सकते हैं कि दरअसल हमारे पास यूँ एक अगर पैरेलल साइड है उनको कट करते हैं, क्या कहते हैं उसे, वर्टेक्स नहीं कहते, एक कोई खास नाम होता है, अभी मेरे जहन से निकल के, थोड़ी देर में जहन में आगे बता दूंगा। तो सादा आपने ये याद रखना है कि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखें एक दो तीन चीजें इक्वल हो गए, जिसमें मेरे पास दो जो है एंगल हैं और एक साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, इक्वल आ गए हैं, और ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल है, तो इनफैक्ट ये दोनों ट्राइंगल जो है ना एल ओ एम और क्यू ओ पी आपस में कंकरेंट हैं। और क्यों कंकरेंट है, क्योंकि इनके दो एंगल और एक साइड, ए एस ए का मतलब है एंगल साइड एंगल कोरिस्पोंडिंग है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंकरेंट हैं, सिमिलर है। अगर ये कंकरेंट है, सिमिलर हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी बाकी भी साइडें इक्वल होंगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कंकरेंट हैं, और दूसरा जो एल एम है वो पी क्यू 4 से, यानी एल से एम तक जो जितनी लेंथ है उतनी ही पी से क्यू तक है, और ये 4 सेंटीमीटर है। और क्यों है, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर या कंकरेंट ट्राइंगल्स कि ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं, इसलिए इसकी ये वाली साइड जो है इस साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड है। ठीक है, दोनों कोरिस्पोंडिंग साइड है तो दोनों इक्वल होंगी, इसलिए ये आगे हमारे पास इक्वल। अब जो हमारे पास है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। 8, अब देखें क्वेश्चन 8 की बात करें तो उसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन स्टेप। हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं और क्या बनाना है, एक दूसरा स्क्वायर बनाना है। तो बहुत ही आसान होता है स्क्वायर बनाना, वो इतना मुश्किल नहीं है। अभी देखें हम बना लेते हैं। अच्छा, इसके सामने ही मैं ये बनाऊंगा क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 5 है, तो मैं यहाँ पर ना 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ। ये देखें जी, ये देखिए, ये 0 से लेकर 5 तक एक लाइन लगा लेते हैं, और इसको ना हम कोई नाम दे देते हैं। देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। कि भाई ए बी आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, रूलर यानी स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट जब ये बन जाता है ना, तो आगे हमने क्या करना है, स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर एट ए एंड बी। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर एट ए बी का मतलब है कि 90 के एंगल यहाँ पे बनाएंगे, 90 के एंगल यहाँ पे बनाएंगे, तो यूज अ कंपास टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइन दैट इज 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पे हम ए और बी पे 90 के एंगल बनाएंगे। आपने स्केल प्रोट्रैक्टर नहीं यूज करना बल्कि कंपास यूज करना है। तो बहुत आसान है 90 के एंगल बनाना। ये देखें यहाँ पे हमने रखे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसे एक सेमी सर्कल बनाना है, फिर जहाँ से ये शुरू हुआ है ना, जहाँ से एंगल, इस देखें कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो इस पॉइंट पे आपने करके एक आर्क लगाना है। ये देखिए जी, पहला आर्क लग गया। पहला जो आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आपने अगला आर्क लगाना है। अगेन जहाँ पे ये एंगल खत्म हुआ है ना, इधर आपने रखा और एक आर्क और लगा रहे हैं जो कि 120। अब आपने इसको हिलाना नहीं है, एक इसी के ऊपर आपने आर्क लगा दिया और एक आर्क इधर से लगाना है। अब ये आर्क नहीं कट कर रहा, तो इसको और एक्सटेंड कर दें। अभी आपको बताता हूँ मैं कि ये जो दो आर्क लगाना है, एक आर्क मैंने ये जो नीडल है ये इस जगह रखी 60 पे और आर्क लगाया, और एक 120 पे ये देखें ये नीडल रखकर मैंने एक आर्क लगाया। दोनों आर्क ने जहाँ पे कट किया ना, वहाँ पर आपने एक डार्ट लगा लेना है, और यही काम आपने इस साइड पे भी कर लेना है। फिर हम आगे लाइन लगाते हैं। फिर आपने ये देखो इधर रखा और हाफ सेमी सर्कल आपने बना लेना है ऐसे। ये देखें हाफ सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद आपने जहाँ से ये शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपने इसकी नीडल यहाँ पे रखनी है। पहला आर्क 60 का, फिर जहाँ पे ये एंगल 60 का बना है उधर आपने इसकी नीडल रखनी है, और एक और आर्क लगाना है 120 का। अब आपने 60 से एक ऊपर की जानिब आर्क लगानी है, और एक लगानी है कहाँ से, इधर 120 से एक आर्क लगानी है। ठीक हो गया जी। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें। ये देख ये वाला पॉइंट है जहाँ से इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आपने एक परपेंडिकुलर एक क्या करनी है, एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी।
एक सेकेंड में देख लूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कोई हिल तो नहीं गया। नहीं, सही हो गया। बाज़ औक़ात ना क्योंकि सर मेरे सामने बिल्कुल कैमरा लगे हुए मुझे ना बड़ा तंग कर रहा है, फिर ड्रा करना है। सही है, हमने इसको क्या करना है जी, ये आ गया, ये ऐसे आ गया। इसी तरह आपने यहाँ से भी आपने बना लेना है, ठीक है। अब ये जो दोनों बन गए ना, इसमें आपने क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर का खोलना है। ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर 5 सेंटीमीटर का ऐसे ही कंपास खोल लेना है। ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर का कंपास खुल गया। ये देखिए, जितनी लाइन आप स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी एक आर्क आपने इधर लगानी है और यहाँ से भी एक आर्क इसको कट करना है। तो ये नहीं कट कर रही, इसे थोड़ा सा आपने इंक्रीज़ करना है। ये हो गया। और फिर ये आपका एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्केल बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरा स्केल मुझे ये 90 से बड़ा एंगल लग रहा है मुझे, और इनफैक्ट बड़ा हो, ये देख लेते हैं। ये मेरे पास एंगल जो है ना, ये तकरीबन 90 का ठीक ही बन रहा है। इसका कितना बन रहा है, ये देखिए 90 से थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करो। फिर हम दोबारा बना लेते हैं इसको ना। ये देखें, मैं एक अपने हिसाब से खोल लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ना चेंज आर्क लगाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया। अब यहाँ से, हाँ ये देखो ना, पहले थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे बन गया था। इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है। और फिर ये देखिए, इधर एक ऊपर आर्क लगाता हूँ और एक आर्क में यहाँ लगाता हूँ। हाँ, ये देखें थोड़ा सा ये आगे बन गया ना, ये थोड़ा वापस से वापसी की तरफ आएगा। ये अब सही बना, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, सही है। ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत लगी क्योंकि मेरे आंखों के सामने बिल्कुल कैमरा लगा हुआ, थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया जी, सी आ गया। ये हमारे पास डी आ गया। ये जितना मैंने काम किया यही कुछ मैंने लिखा है। मार्क पॉइंट सी एंड डी, यानी कि ये सी और डी को मार्क करें। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ 5, यानी ए से 5 सेंटीमीटर का लगाएं। इसी तरह बी से भी 5 सेंटीमीटर का लगाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ए सी को डी से ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाए लास्ट में ना, सी और उसको ज्वाइन कर देना है। ये जो लिखा है ना, सिमिलरली आर्क एट बी ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विच कट अ लाइन एट सी, कि भाई एक लाइन को सी पर कट करेगा और यहाँ से करेंगे तो लाइन को डी पर कट करेगा। तो ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है और ये चीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये पार्ट हो गया। अब हमने क्या है, सॉल्व इनइक्वालिटी 4c/9 - 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू c - 1/2। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए 4c ओवर क्या हो गया जी, 9 - 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू c - 1/2। अब आपने क्या करना है कि ये जो c है ना, आप इसको इधर ले आए और इस नंबर को इधर ले जाएंगे। नंबर को नंबर के पास ले गए, c को c के पास ले गए, यानी वेरिएबल वेरिएबल के पास आ गए। 9 एलसीएम ले लिया क्योंकि 9 जो डिनोमिनेटर और एलसीएम मैच कर रहे हैं। 4 ऐसे ही नीचे उतर आएगा। अब देखें इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए एलसीएम से मल्टीप्लाई होकर 9c हो गया। और यहाँ पे अगेन एलसीएम लिया 4। अब 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा। और 4 और 4 सेम है तो 3 चेंज नहीं होगा, इसी तरह आ जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5c बचेगा। 9 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। और 3 में से 2 गए तो 1। अब यहाँ देखें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है और उसके साथ पॉजिटिव साइन है। हमें c चाहिए। अब ये होगा कि ये 9 जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 9 हो जाएगा, और ये 5 इधर जाके नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20। और ये जो माइनस साइन भी तो डेफिनेटली इधर जाएगा। अब देखिए जब नेगेटिव नंबर इधर जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये देखें जो ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू में चेंज होगी। तो छोटा सा ये सवाल था, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट है जी, कह रहे 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। कि देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि 2 सॉलिड स्फीयर हैं जिनका डायमीटर क्या है 4 मीटर और 5 मीटर है, जिनको सेम मटेरियल से बनाया गया है। गिवन दैट द स्मॉलर स्फीयर हैज़ mass 120 kg, फाइंड द mass ऑफ लार्जर। यानी कि हमने mass ऑफ स्मॉलर जो है वो हमें दिया हुआ है और हमने बड़े जो स्फीयर है उसका हमने mass फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने सिंपल जो गिवन है वो आपने लिख देना है। डायमीटर ऑफ स्फीयर जो है वो आपके पास 4 है तो इसका रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 हम करते हैं, यानी कि
रेडियस निकालने के लिए डायमीटर जो दिया होता है उसको आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, आ जाता है जी रेडियस। इसी तरह डायमीटर ऑफ लार्जर स्फीयर 5 है, अगेन उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 2.5 यानी कि आ जाएगा रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। ये रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर है, तो R1 और R2 कह दिया। अब हमने फाइंड करना है मैस ऑफ, यानी कि एक तो उसने हमें दे दिया ना मैस ऑफ जो स्मॉलर स्फीयर है M1 उससे हमें 120 है, मैस ऑफ लार्जर स्फीयर जो है M2 हमने फाइंड करना है। तो अब हमने फार्मूला लगा दिया M2 और M1 इज इक्वल टू R2 का क्यूब और R1 का क्यूब, ये लगा दिया। इसमें देखें हमारे पास M1 जो है वो इसी M2 इसी तरह आ जाएगा, M1 उसने हमें 120 दे दिया वो लिख दिया, R2 का जो क्यूब ले लेना है और R1 का क्यूब ले लेना है। इस दोनों का अब इसका भी क्यूब ले लिया और इसका भी क्यूब ले लिया। इसका क्यूब 8 है, इसका क्यूब 15.625 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया 234.375 आ गया। तो इसको 234.37 को आप 38 kg लिख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास यानी कि इसका आंसर जो है वो आ गया। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन द फिगर एंगल BAD 90 डिग्री, BAD ये 90 डिग्री का एंगल है और कह रहे हैं गिवन दैट AB 36 है, यानी कि A से B तक 36 है, BC जो है BC 87 है एंड CD क्या है 63 है। शो दैट ट्राइंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। BCD यानी कि दो ट्राइंगल दे दिए, इसको हम अगर 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं। तो हमने ये जो दूसरी ट्राइंगल है ना जो BCD है, इसको ये साबित करना है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होगी, जब हम इसको क्या करेंगे, एक पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड लाइन उसकी चाहिए होगी, यानी कि हमारे पास BD की अगर लेंथ होगी तो 1-2 लेंथ तो गिवन है, तीसरी लेंथ हम हमारे पास अगर हो तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं और हमारे पास अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ABD को सॉल्व करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास 2 साइड गिवन है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की हेल्प से हम ये वाली क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और है कि हमें इसी को यूज़ करना पड़ेगा, ये वाली को। उसकी वजह ये है ना कि अब हमें अभी तक कंफर्म नहीं है ना कि भाई हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल 1 को सॉल्व करोगे। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल, ये हमारे पास जो तीसरा है ना सेक्शन, यानी हमारे पास C शुरू हो गया। सिंस ट्राइंगल एंगल BAD 90 डिग्री के है, कि जो BAD है BAD 90 के है, तो इसलिए जो ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी ABD। तो इसके लिए ये देखें ABD हमने यहाँ पर बना ली, ये देखते हैं ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर ऐसे मैंने बना ली है, ये ट्राइंगल यहाँ पे मैंने बना ली है। इस पे देखिए फार्मूला लगाएंगे पैथागोरियन थ्योरम, यानी पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, BD है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह BD लिख दिया। और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है जी, जैसे फर्स्ट के इसको परपेंडिकुलर इसको कह लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ऐड होने। BA यानी AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB मेरे पास क्या है, देख सकते हैं 36 है, तो 36 का स्क्वायर ले लिया। और जो AD है वो 48 है, 48 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 आता है और 48 का स्क्वायर 2304 आता है। इन दोनों को ऐड करो 3600 आ जाता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो BD क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। क्योंकि अच्छा ठीक है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि BD की लेंथ फाइंड करो। तो ये पार्ट A जो था वो हमने सॉल्व कर लिया, BD की लेंथ आ गई है। तो लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू, आप बेशक यहाँ पे लिख लें LEN, लेंथ ऑफ BD, ये सॉरी ये D है, ठीक है ना, ये B है और ये D है, वो कितना है जी 60 cm। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट 2 ये करना है ना। तो इसके लिए हम अगेन ये पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें हमारे पास दो साइड्स हमारे पास है ना, 87 है और 63 है। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज क्यों होगी, ये देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है तकरीबन यहाँ पर ना ये 90 का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि ये तो 90 नहीं बन सकता, ये भी 90 नहीं बन सकता, इसका यानी कि है कि ये 90 बन सकता है। तो इसलिए राइट एंगल होगा, उसके सामने जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है, इसको हम क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर, और बेस जो है BD को हम फाइंड कर लेंगे। नहीं BD हमारे पास बल्कि है, देखें BD तो हम अभी फाइंड कर चुके हैं ना,
ये बी डी हमने अभी अभी फाइंड की है जो कि 60 है। तो मैं ये देखें कि मैं इसको ना ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ कुछ ऐसे, जिसमें ये 87 है जो कि बी सी है, बी सी है, ये डी है, जो बी डी हमने फाइंड किया वो देखो 60 हम इधर पुट कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है 63 है। तो हाइपोटेन्यूज ये देखें, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 87 है। इसी तरह परपेंडिकुलर हमारे पास देखो 63 और बेस हमारे पास 60 है, ठीक है। अब वैसे क्या है कि इसको मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, इसको बेस बनाया हुआ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया ना, यहाँ पे तो इस डायमेंशन में नहीं है, वो तो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों में परेशान नहीं होना, बेशक आप इसको परपेंडिकुलर कह लो और इसको बेस कह लो, यूँ यानी कि अगर मैं ऐसे घुमा लूँ तो लाजिमी बात ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। 87 का स्क्वायर ले लिया, 63 का स्क्वायर ले लिया और 60 का स्क्वायर ले लिया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं 75 69 75 69 विच इज़ ट्रू, सो ट्राइंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल डी पर बनेगा। क्यों डी पर बनेगा? उसकी वजह ये है कि हमारे इन दो साइड को ऐड करो ना, तो इसका स्क्वायर बनता है। जिन दो साइडों को आप ऐड करते हो यानी स्क्वायर के बाद, वो तीसरी साइड क्या इक्वल आते हैं, तो उन दो साइडों के साथ ही एंगल 90 का बनता है। तो ये हमारे पास एंगल किसका बन गया जी 90। तो ये अगला जो सवाल है ये बहुत आसान सा छोटा सा सवाल है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये देखिए पहला हमने लिख दिया, सबसे पहला ये काम करें कि x-4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x-4/2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इसी तरह x+1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3, इसी तरह ये +2 ऐसे। अब x+1 जो 3 है इसको इस साइड पे इनइक्वालिटी के साइड पे लेके आएंगे, तो ये इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। फिर देखें 3 2 6 एलसीएम आता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, एलसीएम आ जाए, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें 3 इंटू x-4 और 2 इंटू x+1 आ गया और लेस देन इक्वल टू 2 इसी तरह। अब ये जो 6 है ये इधर 2 के साथ देखो आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3x और 3 4 12 होगा, 3x और 3 4 12, और ये देखें 2x प्लस माइनस माइनस और 2 हो गया। अब 3x में से 2x आप अच्छा ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन गलत होगी, ये देखिए 3x है ना, और ये क्या है 2x है, 3x से 2x निकालो तो सिर्फ x बचेगा, और 12 में से 2 निकाल दो तो हमारे पास नहीं 12 और 2 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस के नंबर मिलकर एक बन जाएंगे। याद रखें कि जब भी सिमिलर साइन हो, दोनों के साथ एक जैसा साइन हो, तो वो मिलकर यानी एडिशन होती है और साइन वही लगता है जो इन दोनों के साथ है, यानी 12 और 2 के साथ दोनों के साथ माइनस साइन है, इसलिए ये इकट्ठे हुए और साइन माइनस के रहा, और ये 6 2 12। अब ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, तो यही 26 ही इसका आंसर है, क्योंकि ये नीचे गलती से मैंने सब्ट्रैक्शन में यहाँ 2 लिख दिया था, तो आगे ये 2 स्टेप हुए, तो ये वाले इसका हिस्सा नहीं है, ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट बी है, ये देखें आपके पास जब इस तरह हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7y हो गया और 4y और 4 1 4 हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। अब देखिए 7y इसी तरह ये इधर आके देखो -4y आ गया और लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, 7 में से 4 गए तो 3y लेस देन इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी कि 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 आ गया, सही है जी। अब अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सॉरी हाँ सेट 5, इसमें कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये देखें यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो जो काम है मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो ये सारा क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा पी क्यू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चलें इसको ज़रा मैं साइड पे रखता हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले वेयर इज स्केल एंड कैनवस, ये देखिए यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन लगाऊंगा एज गिवन इन द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने जो मेंशन किया हुआ, तो मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेता हूँ राउंड इसके, चलो नीचे इधर बिल्कुल इसके ना एंड पे मैं लगा लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ से लेकर ना ये देखें ना, ये 12 है ना, ये अराउंड इधर है, ठीक है। मेरा थोड़ा स्केल जो है मिस हुई है फ्रेंड, हो सकता है थोड़ा बहुत इसकी वजह से कोई फ़र्क है। ये देखें, और ये इसका नाम क्या है, पी है, और ये क्या है क्यू है, और कितनी लाइन है 12 सेंटीमीटर। तो पहला हमने क्या है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर और सॉरी स्केल ड्रा पी क्यू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर एंगल बनाने हैं किसके पर नहीं, 2 आर्क लगानी है। क्यों, ये देख सकते हैं कि पहली आर्क हमारी लग गई है। अब हमने क्यू आर है ना, क्यू आर 8.8 है ना, तो हमने क्यू से 8.8 का कंपास ओपन करके लाइन लगानी है। तो मैं भी जो है 8.8 का कंपास यहाँ पे खोल लेता हूँ, 8.8
ये तकरीबन 8.8 मेरे पास खुल गया। यहाँ पर रख कर मैंने एक आर्क लगानी है, थोड़ी बड़ी लगा लेते हैं क्योंकि बाद में रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ से खुलेगी। अब देखें क्यू आर मेरे पास कितनी लग गई है 8.8, पी आर 10.2, यानी पी से लाइन लगेगी 10.2 की। तो अगेन मैं इस कंपास को 10.2 पे ओपन कर लूँगा। ये देखें 10.2 से 10.2 पे, ये देखें 10.2 पे मेरा ओपन हो गया कंपास। इसको मैंने इधर ये देखें यहाँ पे मैंने रखा और इस आर कट दिया। जिस जगह इसने कट किया दैट इज द पॉइंट आर, ये हमारे पास पॉइंट आर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इनको ज्वाइन करना है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा देना है। ये देखें ये इधर ज्वाइन हो गया और ये वाले दोनों भी आपस में ज्वाइन हो गए। तो अब ये वाली जो थी ये कितनी थी 8.8 सेंटीमीटर थी, और ये वाली कितनी थी 10.2 सेंटीमीटर थी। ये देखें इस, अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दूँ कि मैंने सबसे पहले क्या ड्रा 12 पी क्यूब 12 सेंटीमीटर, यूज अ कंपास टू मार्क क्यू आर 8.8 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू के क्यू से 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी। इस तरह यूज अ कंपास टू मार्क पी आर 10.2 फ्रॉम पी के पी से एक 10.2 का एक आपने आर्क ड्रा करना है। द इंटरसेक्शन गिव्स पॉइंट आर, के जो इंटरसेक्शन है यानी जो दो पॉइंट एक दूसरे को दोनों आर कट करेंगे दैट इज द पॉइंट आर। ज्वाइन पी क्यू आर टू फॉर्म ट्राइंगल पी क्यू आर, के पी को यानी कि आर को पी से भी और आर को क्यू से भी ज्वाइन करें, इससे क्या हो जाएगी आपकी एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब हमने क्या करना है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ये जो क्यू आर है ना इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो उसका क्या आसान हल है कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास कंपास होता है ना इसको आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है। ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन थोड़ा और कम कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तकरीबन एक अंदाज़ा होता है हाफ से ज़्यादा। चलिए हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करना है, एक आपने आर्क लगानी है बाहर, एक आर्क लगानी है इस साइड पे, ठीक है। इस लाइन के दोनों साइड पे आपने आर्क लगानी है और चेंज नहीं करना, और इसकी दूसरी साइड पे जाकर पहली आर्क को और दूसरी आर्क को कट लगाना है, ठीक है जी। अब ये देखें ये हल्का सा पता तो चल गया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जिन जगह इन्होंने कट किया ना वहाँ पे आपने दो डॉट लगा लेने और एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है ऐसे। ये देख यहाँ से एक लाइन ड्रा कर ली, जिस जगह इसने इसको कट किया ना वो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, उसको आपने क्या कह देना है टी पॉइंट कह देना। अब कह रहे ना कह रहे कि कंस्ट्रक्ट राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर सच दैट इट कट्स पी क्यू, यानी कि लेकिन उससे पहले हमने एक एंगल भी फाइंड कर राइट ऑन द साइज ऑफ पी क्यू आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर का एंगल हमने मेजर करना था वो रह गया, तो वो हमने देखे यूज़ करना है जी प्रोटेक्टर, उसको यूज़ करें। अच्छा अभी जो है अक्सर स्टूडेंट के पास ये होता है कि भाई हमने ये जो डी है ये जो प्रोटेक्टर है इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें देखें हमारे पास दो रीडिंग होती हैं, अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो बाहर वाली रीडिंग है जो कि आपके पास क्लॉक वाइज है ये यूज़ करनी है, या ये जो अंदर वाली है जो एंटी क्लॉक वाइज है इसको यूज़ करना है। जैसे फर्ज किया कि मैं यहाँ ये एंगल मेजर करने लगा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे देखे मैं रखूँ तो अब मेरे पास ये मैंने इस डी को मैंने यानी इस प्रोटेक्टर को मैंने रख लिया। अब देखिए मेरी जो लाइन है वो यहाँ से तकरीबन लगभग ये यहाँ जा रही है, सही है, यहाँ से जा रही है। तो अब देखें यहाँ से 50 और 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है, आया मैं 45 मेरा एंगल है या 130 से आगे है और 140 से पीछे। अब मुझे अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको मैं 135 का एंगल लिखूँ या 45 का लिखूँ। तो बहुत ही आसान इसका हल है वो कि आपने कौन सी रीडिंग लेनी है बाहर वाली या अंदर वाली। तो आपने डी को देखना है कि एक 90 से देखो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, एक लाइन, और एक इसके बेस पे एक लाइन लगी हुई है ये वाली, यानी कि एक ये लाइन लगी। जिस जगह ये दोनों लाइन कट कर रही हैं ये देखो ना प्लस का साइन बन रहा है, ये नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये जो प्लस का साइन है ना इसको जिस जगह आपने एंगल मेजर करना होता है ना उस जगह रखते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो अब ये देखें इस पॉइंट के ऊपर मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, तो पहला काम मैं ये करूँगा कि इसको मैं इधर इस प्लस का ये जो क्रॉस है उसको मैं इस पॉइंट पे रख लूँगा, और ये इस देखें अब ये जो लाइन है ना इस लाइन को मैंने इस लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। ये देखो इसको मैं थोड़ा ये देख, अब ये देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस है ये क्रॉस प्लस या प्लस समझिए या क्रॉस, इसको का जो ये दरमियान वाला पॉइंट है ये उस पॉइंट के ऊपर है जिस पर एंगल बन रहा है। दूसरी बात है कि इसके नीचे एक बड़ी सी लाइन है। अब ये पॉइंट के इस साइड वाली लाइन जो है वो जिस जगह मैंने एंगल मेजर करना है उसके ऊपर है, जबकि इधर से अगर इस तरफ देखें तो मेरी जो ट्राइंगल है या जिस जगह मैंने एंगल मेजर करना है उस तरफ तो कोई लाइन ही नहीं है।
तो अब क्योंकि मेरी ये वाली लाइन यूज़ हो रही है, यानी कि ये जो क्रॉस है इसके राइट साइड वाली लाइन यूज़ हो रही है, तो लाज़मी बात है इस लाइन की ये जो है मैंने रीडिंग यूज़ करनी है, तो इसकी रीडिंग अंदर वाली होगी। क्यों? कि लाज़मी बात है ये एंटी क्लॉकवाइज़ है ना, ये सीधी रीडिंग यूज़ मैं करूँगा ना, इस लाइन की ये अंदर वाली रीडिंग होगी जो कि सीधी रीडिंग है। अगर बाहर वाली रीडिंग तो उल्टी रीडिंग है ना, उल्टी तो मैं नहीं यूज़ कर सकता। इसलिए अब मेरे पास क्या होगा कि ये एंगल जो बनेगा ना, ये देखें यहाँ पर 45 का, तो ये एंगल मेरा क्या बन गया, एक तो 45 डिग्री का मेरा एंगल आएगा। और अगर मैं फ़र्ज़ करो ये वाला जो है ये वाला एंगल मैंने मेज़र करना होता, तो अगेन मैं ये वाली चीज़ है, इसको मैं कहाँ रखता, इसको मैंने रखना था इस जगह, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो अगेन मेरे पास 130 से आगे है और 120 से, यानी 120 से आगे और 130 से क्या है पीछे। तो अब आया मैं ये वाली रीडिंग यूज़ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी जो रीडिंग यूज़ होगी ये बाहर वाली रीडिंग यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो लाइन है ये देख सकते हैं वो ये वाली लाइन यूज़ हो रही है, यानी इस क्रॉस से इस तरफ वाली लाइन यूज़ हो रही है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये 2 पार्ट में, एक इस पॉइंट से इस तरफ वाली लाइन है और एक पॉइंट से इस तरफ वाली लाइन है। अब क्योंकि मैं इस पॉइंट से इस तरफ वाली लाइन यूज़ कर रहा हूँ, इस तरफ वाली लाइन, तो इस साइड पे मेरी सीधी रीडिंग कौन सी होगी? ये बाहर वाली रीडिंग होगी, अंदर वाली रीडिंग तो नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं ये वाली रीडिंग यूज़ करूँगा। अब ये देखें ऐसे करके, तो अब ये है तो मेरी ये वाली रीडिंग यूज़ होगी, और इस साइड पे क्योंकि मेरी ये वाली साइड यूज़ हो रही थी, तो इस साइड वाली रीडिंग अंदर वाली रीडिंग थी। तो आई होप कि आपको डी का जो यूज़ है वो समझ आ गया होगा कि अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये जो डी है ना उसकी कौन सी रीडिंग लेनी है। तो एंगल हमारे पास ये कौन सा आ गया जी? हमने एंगल फाइंड करना था जी, एंगल पी नहीं सॉरी क्यू पी आर जो है ना, ये कितना आ गया जी 45 डिग्री। ये हमने एक तो फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। नहीं ये पार्ट ए, यानी ये पार्ट ए का आंसर है ये। दूसरी हमने क्या फाइंड करना है जी, बी में कंस्ट्रक्ट राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, यानी राइट बाइसेक्टर पार्ट बी भी हमारा, यानी कि राइट बाइसेक्टर है। ये देखें ये पार्ट बी है जो राइट बाइसेक्टर बनाना था, बना लिया। अब कह रहे हैं ये देखें, अब ये कह रहे हैं मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ आर टी, यानी कि आर टी की, यानी आर से टी तक इसकी लेंथ मेजर करनी है। और आगे बता रहा है साइज दैट टी इज द पॉइंट, टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, के जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर क्यू को कट करता है, यानी कि आर क्यू को कट करता है। आर क्यू कट्स पी क्यू, सॉरी ये एक सेकंड, ये इसने आगे जाना है, इसने आगे जाना है। ये वाला टी पॉइंट नहीं होगा। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि ये क्या कर है। कह रहे कि मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ आर टी, यानी आर टी की लेंथ मेजर करनी है सच दैट टी इज द पॉइंट, टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, आर क्यू का, वो कट करता है किसको, पी क्यू को, यानी कि पी क्यू को तो यहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा, अगर ये पी क्यू को यहाँ पे कट कर रहा है तो फिर तो आर टी की लेंथ नहीं आएगी। फिर आर टी की लेंथ मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि फिर वो यहाँ पे ना ऐसे डॉटेड लाइन में भी, क्योंकि अगर आर टी की बात करें तो फिर आर टी तो ये बनेगा, यानी कि ऐसे एक अगर डॉटेड लाइन लगाएं, ये डॉटेड लाइन लगाएं तो ये वाली लाइन होगी, इसकी लेंथ आपने मेजर करके लिख देनी है। यहाँ पर जो है लगभग कोई एक अंदाज लिख लेते हैं। एट तकरीबन जो आर टी है, आर टी 8 सेंटीमीटर। वैसे जो है ये पॉइंट यानी कि हमारा क्या हो गया टी, क्योंकि अब दोबारा इसको समझें, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ आर टी, यानी आर टी की, आर और टी की लेंथ मेजर करनी है सच दैट कि भाई टी इज द पॉइंट, टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, आर क्यू का जो है वो कट कर रहा है किसको, पी क्यू को, जहां कट कर रहा है वो असल में हमारे पास क्या है, टी है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास आर टी ये वाली लाइन होगी, ना कि ये होगी। सही है, तो ये हमारे पास जो पार्ट था जी ये भी हो गया कंप्लीट। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमने करना है, उसको करते हैं कंप्लीट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है जी
कह रहे a conical block of a silver has height of 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कि भाई एक क्या है, एक कोनिकल ब्लॉक है सिल्वर का जिसकी हाइट जो है एच जो है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस यानी आर जो है वो 12 सेंटीमीटर। द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म 1/6 सेंटीमीटर थिक एंड 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कि भाई क्या हो गया कि ये जो सिल्वर का कोनिकल ब्लॉक था इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया टू फॉर्म कोन्स यानी कोन बनाने के लिए, और उनकी जो थिकनेस है कोन की वो 1.6 सेंटीमीटर है जबकि उनका जो डायामीटर है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी मेड, क्या कह रहे हैं कि बताएं कि उसमें से हम कितनी कोन्स बना सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास क्या है जी, हाइट कितनी है जी 16 सेंटीमीटर है और ये हाइट क्या है कोनिकल ब्लॉक की है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। 1/3 इसी तरह पाई की जगह 3.14, आर की जगह देखो 12 है तो रेडियस हमें गिवन 12 है तो 12 और एच की जगह हाइट है दैट इज 16, ये पुट कर दिया। ये क्या आ जाएगा 3.14, इसी तरह 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 ऐसी और ये नीचे वाला 3 इसी तरह, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई है। इसको जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया 2411.52 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक्स है, यानी ये वो ब्लॉक है जिसको मेल्ट करके कोन्स बनानी है। अब हमने क्या करना है कि डायमीटर ऑफ जो कोन है, न्यू कोन, इनफैक्ट डायमीटर ऑफ कोन है, न्यू को भी चले छोड़े, कोन वो कितना है 1.5 है जिसको हम लिख सकते हैं 2 1 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। अब हमें डायमीटर से जब रेडियस निकालना हो तो जो डायमीटर की वैल्यू होती है उसी डायमीटर की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए 3/2 डिवाइड बाई 2 किया। अब देख सकते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, जब 2 का डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो तो उसके बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। तो देखो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुई तो ये 1/2 हो गया, 3 1 3 और 2 2 4 हो गया तो आर की वैल्यू 3/4 होगी। अब थिकनेस या हाइट जो है उसको देखेंगे, अब वो 1/6 है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोन हम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी निकाली है 3/4 और हाइट 6 है, 1/6 है यानी थिकनेस 3.1/4 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1/6 इसी तरह। 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 28.6 आता है और 16 9 96। अब देखें इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.2944 आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल कोन है, ये एक का है, यानी कि ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यानी ये वॉल्यूम ऑफ वन कोन जो है वो आ रहा है जी 0.2944। अब हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ गए, यानी एक ये वो वॉल्यूम है ये ऊपर वाला जो मेल्ट करके बनाया गया, यानी कि ये वो जो कोनिकल सिल्वर का ब्लॉक था उसको मेल्ट किया। ये टोटल हमारे पास यानी कि सिल्वर अभी लिक्विड में मौजूद है और इसमें एक दूसरा जो कोन है उसके लिए जो हमें लिक्विड चाहिए वो 0.2944 चाहिए। तो अब हमने नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है, तो हमने सिंपल लिखना है नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक यानी जो उसका वॉल्यूम है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल ब्लॉक था उसका ये वॉल्यूम है और नीचे जो है वॉल्यूम ऑफ वन कोन वो ये है। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 81 91.30। तो लाजमी बात है अब कोई यानी कि उसकी 30% तो कोई भी कोन नहीं बन सकती ना, तो तकरीबन जो है हमारे पास 8191 कोन्स जो है नंबर ऑफ कोन्स बनेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो था जी स्टूडेंट पेपर होगा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।